उसमें काफी नीट और जेई के क्वेश्चन थे। उसमें क्या तो थे? सर नीट और जेई के क्वेश्चंस भी थे ना सर कुछ। हाँ हाँ बेटा, सर वो बिल्कुल। बोर्ड्स में आ सकते हैं मतलब वैसे। देखो बेटा, एमसीक्यूज को लेके ना हमेशा ये एक चीज रहती है कि वो उसका लेवल क्या आएगा। सीबीएसई ने ये बात ना बहुत स्पष्ट कर दी है कि जो लेवल होगा एमसीक्यूज का, वो एक मॉडरेट लेवल होगा। ठीक है। अब एट टाइम्स आईआईटी में, जेई में, मैंने जान के उस तरह के क्वेश्चंस डाले थे उसके अंदर, कि जब हम उसका डिस्कशन करें तो वो एक फ्रूटफुल डिस्कशन लगे कि हाँ, हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो। अगर मैं बहुत ही लोअर लेवल के, एक्चुअल में मेरे पास ना जो सोर्स है मेरा, उसके अंदर देर आर 4 सेट्स। ठीक है। मैंने आपको सेट 1 के क्वेश्चंस दिए हैं अभी। ठीक है। सेट 2 का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इनसे अच्छा है। सेट 3 का डिफिकल्टी लेवल उससे भी अच्छा है। और सेट 4 का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी वहां पर सेट 4 के अंदर सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चंस इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर भारी है। तो मैं आपको वो भी नहीं करा रहा और बिल्कुल लोअर लेवल पे भी नहीं लेके जा रहा। ठीक है। तो सीबीएसई ने जो बोला है, हम अभी तक उससे थोड़ा सा ऊपर ही चल रहे हैं, उससे नीचे नहीं आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब सीबीएसई एट टाइम्स ये बात कहती तो है कि भाई एग्जाम विल बी ऑफ दिस लेवल, ये होगा वो होगा, बट हर साल पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अभी जो हमने टेस्ट, जैसा कि मैंने बोला आपको, मैंने सेट 1 के क्वेश्चंस दिए हैं आपको। ठीक है। वंस वी आर डन विद दीज 3 चैप्टर्स, ऑब्वियसली कोर्स भी आगे बढ़ाना है, इन तीनों के टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, देन फिर से एक साइकिल चलेगा जिसके अंदर मैं आपको सेट 2 के क्वेश्चंस दूंगा, जिसमें के आपको और थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। उसके अंदर ऑब्वियसली मैं टाइम भी ज्यादा दूंगा आपको, कि अभी जैसे मैंने बोला कि 25 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, तब शायद मैं आपको 10 ही क्वेश्चंस दूंगा और कहूंगा कि 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन जेई और नीट में आ सकते हैं, तो बेटा जेई और नीट का क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ सकता है। जनरली वो क्वेश्चंस मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं। ठीक है। सर अभी सैम्पल पेपर आएगा तो लेवल तो उससे पता लग जाएगा फिर कभी नहीं एमसीक्यू। पता चलता, कभी नहीं पता चलता। भूल के भी सैंपल पेपर को देख के अपनी प्रैक्टिस मत करना। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर हर साल आता है वो बहुत ही ऊपर होता है, बहुत ही ऊपर। ठीक है। और जब पेपर आता है तो या तो वो उसके बिल्कुल बराबर में आता है या उससे ऊपर आता है। वो उससे नीचे तो बहुत ही कम केसेस के अंदर आता है, बहुत ही कम केसेस में। आप ये मान के चलो कि ये सैंपल पेपर बहुत टफ है, इतना टफ तो सीबीएसई में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। जब पेपर आता है ना तो सबके तोते उड़ जाते हैं। वहां ऐसा होता है, ये हर साल हमने देखा है। ठीक है। तो आपको आपकी जो तैयारी है वो एक नॉच ऊपर ही रखनी है। ठीक है। ओके सर। तो उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, और जो भी कुछ हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको बहुत गौर से ध्यान से समझते जाएं। ठीक है बेटा। सर आपने सेकंड चैप्टर की पीडीएफ नहीं सेंड की है नोट्स की? मैंने कर दी। सर नहीं मिली मुझे। देखो बेटा, वो एक पीडीएफ है जिसमें 5 एक सेकेंड, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हो ना? यस सर। हाँ बेटा, वो 5A समथिंग करके एक पीडीएफ थी। मैं आज दोबारा रीसेंड कर दूंगा, आप देखना, वो पहले सेंड कर रखी है मैंने। ओके सर। हाँ, वो हैंड रिटन नोट्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ओके सर। मैं आज फिर कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, खोलो अपना असाइनमेंट और लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट। अच्छा ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। A charge in uniform motion produces first an electric field only, a magnetic field only, both an electric and magnetic fields, no such field at all। क्या ऑप्शन होना चाहिए? बोथ। सर बोथ। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, क्यों? रीजनिंग। अगर मान लो रीजनिंग
की हम बात करते हैं तो मूविंग चार्ज के अराउंड उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी विच इज गिवन बाय Q into E, लेकिन क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ उसके जस्ट परपेंडिकुलर, अच्छा डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। Yes, sir. Electric field is always perpendicular to the magnetic field और magnetic field is always perpendicular to the electric field. तो यहाँ पर ये क्या होगा Q into V into B और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए हमने जो लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ी थी वो लॉरेंट्ज फोर्स क्या थी, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। अच्छा एक और बात इसमें एक ऑप्शन और हो सकता, वो ये कहता अगर कि a moving charge particle, a charge in uniform motion produces, अब चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट से मूव करा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन तो होगा, तो वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हुआ। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के अराउंड या वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर अराउंड द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। ऑप्शंस आर मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स, none of these, चौथा और एक होता EM waves, then what will be the answer? Electromagnetic waves. Electromagnetic waves, ठीक है। तो उस केस में आंसर क्या होता, EM waves। हमेशा याद रखेंगे आप कि अगर ये बेटा आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलोंग x एक्सिस है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव इज अलोंग z एक्सिस, यानी वेव किसके अलोंग मूव कर रहा है, z एक्सिस के अलोंग, तो कॉमन सेंस ये कहेगी कि y एक्सिस के अलोंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना जिन भी किन्हीं दो एक्सिस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स होंगी, उससे जो थर्ड एक्सिस होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, उसी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी। तो ये एक क्वेश्चन दो अलग अलग चैप्टर्स में दो अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, और आप देखो ये क्वेश्चन कितनी अलग अलग जगह पर पूछा गया, AFMC में भी पूछा गया, CPMT में भी पूछा गया और MNR में भी पूछा गया, ठीक है। दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगी, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ होंगी, ठीक है। दोनों तरीके से पूछ सकता है, क्लियर है बात, याद रहेगी। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय ऑप्शंस, बायट-सावर्ट लॉ, right hand thumb rule, Fleming's left hand rule, Coulomb's law। क्या आंसर होना चाहिए, Biot-Savart law. A. बायट-सावर्ट रूल, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से एक और बात बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों ही एक ही बात होती है, या फिर आप इसे कहें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों ही एक ही बात है। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, Sir, B part. मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। लेकिन टेस्ला निकली कहां से, मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, देखें B is equals to F upon Q into V। F क्या होता है, न्यूटन, Q को आप क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम, I into T, यानी एम्पियर इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड,
मीटर पर सेकंड निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, निकाल लेंगे। Yes, sir. मीटर पर सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? टाइम ही होता है ना, टाइम से टाइम गया, सो दिस इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दिस इज योर एसआई यूनिट, और इसी को आप टेस्ला भी कहते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Next, the magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius r is directly proportional to, the options are r 1 by r square, under root r यानी r raised to the power 1 by 2 and 1 by r। क्या आंसर होना 1 by चाहिए? R. 1 by r। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, बट वो तो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by r के पूछ रहा है ना आपसे। अब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r है। ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, the magnetic field at the center of a circular loop carrying a current of 0.05 tesla, नहीं, carrying a current I is 0.05 टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस करंट की वजह से है? 0.0 मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 0.05 टेस्ला, किस करंट की वजह से है? करंट I की वजह से है। ठीक है, when the current is increases to 4I, the field at the center becomes, आपका जो न्यू करंट है this is equal to 4I। now what will be the new magnetic field? हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2r। दोनों को डिवाइड कर दो, 2r से 2r गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, बचा क्या? b अपॉन b डैश इज इक्वल टू i अपॉन i डैश। सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, i डैश को आप क्या लिख सकते हो? 4i लिख सकते हो, i से i कैंसिल आउट हो गया, so b डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b। हो जाएगा। Yes, sir. तो आंसर कितना हुआ? 0.20 Tesla. 0.20 टेस्ला। नेक्स्ट, a circular coil A has a radius a and the current flowing in it is I. Another circular B has a radius 2a and 2I is the current flowing in it. Then the magnetic fields at the center of the coil are in the ratio, देखो करंट अगर डबल हुआ तो रेडियस भी तो डबल हो गया, so there will be no change, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 1:1। ठीक है, Yes, sir. सिंपल सी बात है। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ये, इसका रेडियस r था और करंट I था। अब आपने एक और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया, इसका रेडियस r के बजाय 2r हो गया, और I आपका 2 टाइम्स ऑफ I हो गया। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर ये थी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी बेटा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2r। तो 2 से 2 कट गया, बचा वही म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक है, तो रेशियो विल बी 1:1। क्लियर है बेटा ये वाला पार्ट सबको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स A and B have their radii in the ratio 2:3. Loop A carries a current 6 ampere in the clockwise direction. For the magnetic field to be 0 at the common center, loop B must carry
कितना करंट कैरी करे वो और किस डायरेक्शन में कैरी करे। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन है 3 एम्पियर इन क्लॉकवाइज, सेकंड है 9 एम्पियर इन क्लॉकवाइज, 6 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज एंड 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। क्या आंसर होना चाहिए? सर 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल ठीक बात है, 9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहली बात कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो करानी है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो करानी है 2 कंसेंट्रिक लूप्स की वजह से। तो एक बात याद रखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, एक बार एक्सेप्ट कर दो। कर लिया बेटा। अच्छा एक बात याद रखो, ये पर्टिकुलर एग्जांपल हमने कई बार किया कि मान लो आपके पास एक लूप है ये रहा, और इसके अराउंड एक लूप और है। आपको कॉमन सेंटर की बात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो तो पहले वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड की जो भी कोई डायरेक्शन हो, लेट्स से कि मैंने करंट की डायरेक्शन ले ली एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आई? बाहर। तो बड़े वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होनी चाहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अंदर वाले का, अगर पहले वाले का लूप उसने कैसा दिया हुआ है? क्लॉकवाइज। यानी पहले वाले का लूप अगर क्लॉकवाइज था तो बेटा बाहर वाले का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात तो तय हो गई यहां से, है ना? ठीक है। यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां से मेथड ऑफ एलिमिनेशन देखो, दो वो ऑप्शन जो कि क्लॉकवाइज बोल रही हैं वो तो खत्म हो गई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने उसको यहां से डिस्कार्ड कर देना है। यानी कि बेटा आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस डिलीट हो गई। नाउ योर आंसर विल बी आइदर द थर्ड वन और द फोर्थ वन। ठीक है? यस सर। ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ में से आंसर करेक्ट क्या हो वो आपने कैलकुलेट करना है। एक बात तो यहां पर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया ना, कॉन्सेप्ट तो यही अप्लाई होना था कि यहां पर जीरो करना है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। यानी कि इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की कॉइल की जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो बाहर वाला क्या करे? उसको नलिफाई करने की कोशिश करे, उसको अपोज करने की कोशिश करे, तो उसके लिए उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी ही चाहिए। तो अगर अंदर वाला क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बाहर वाला कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई? यस यस सर। सर। बाकी बेटा फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज अप्लाई करो और आंसर निकाल लो। योर आंसर इज 9 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है? यस सर। यस सर। ये तो क्लियर है ना सबको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? सॉल्व तो नहीं करूं या करके दिखाऊं? नो सर। नो सर। बेटा ये सबकी तरफ से आना चाहिए जवाब। अगर किसी एक से भी नहीं होता है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक बार सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दूं? चलो ठीक है। अच्छा इसमें 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इसका रेडियस अगर 2r है और बाहर वाले का कितना है? 3r। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी होगी? B इज इक्वल्स टू B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 6 अपॉन 2 इंटू 2r। ठीक है? तो B2 की कितनी आ जानी चाहिए वैल्यू? B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन I, म्यू नॉट इंटू I अपॉन 3 इंटू 2r। अब यहां ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर दो ही ऑप्शन बची थी आपके पास, उसमें से 6 लगा दूं तो ये क्या बचेगा आपके पास? म्यू नॉट आर बाय आर बचेगा, जबकि ये कितना बच रहा था? म्यू नॉट 3/2r, है ना? यस सर। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहे, क्योंकि जीरो करने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। होना चाहिए ना? यस सर।
तो आपकी जो दो ऑप्शन बच गई थी उसमें था 6 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज एंड 9 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज. नाउ 6 एम्पियर इज नॉट योर आंसर, so your answer is 9 एम्पियर. 3 3s आ गया, 3/2 r. देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए. Yes, sir. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो. ठीक है. Yes, sir. यहीं से बेटा देखो, आपको अगर क्वेश्चन करते हुए एमसीक्यूज करते हुए कुछ बच्चों ने फोन मैसेज करा था कि मुझे इसमें टाइम लगता है, मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं, आप यही गलती करते हो, आप टेक्निक्स कम अप्लाई करते हो. अब यहाँ पर टेक्निक क्या थी? टेक्निक सिर्फ ये थी कि मुझे सिर्फ दो करेक्ट ऑप्शंस उसमें से ढूंढनी है. करेक्ट ऑप्शन हमने कैसे ढूंढी? हमने सबसे पहले ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, जिससे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी. अब उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अपनी लास्ट लाइन के अंदर कि वो सिचुएशन बताएंगे या वो ऑप्शन होनी चाहिए इसमें से जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 0 हो जाए. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 0 एक ही केस में हो सकती है. कब? जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड 1 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड 2 के मैग्नीट्यूड के. यही होना चाहिए ना. तो वो बराबर होगा और डायरेक्शंस अपोजिट होंगी. अब ये अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो मेरा आंसर एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए. तो मैंने दो एंटी क्लॉकवाइज निकाल लिए, उसमें से क्लॉकवाइज को एलिमिनेट कर दिया. तो एलिमिनेशन के बाद मेरे पास दो आंसर्स बचे. अब उस दो में से करेक्ट क्या है? मैंने सबसे पहले की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेनी है. फटाफट सॉल्व करा, म्यू0 3/2 आ रहा है. तो दूसरे की भी म्यू0 3/2 आ रही होनी चाहिए, तभी 0 हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता. तो यहाँ 6 डाल के देख लिया, 6 डाल के देखा नहीं हो रहा, तो 9 इज द आंसर. ठीक है बेटा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबको क्लियर है ना? दक्ष क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है. माही, Yes, sir. Clear है. नंदिनी बेटा क्लियर है? Yes, sir. मेलिसा, Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. Yes, sir. तमन्ना. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8. द स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. अच्छा, अब स्लोप आ गया. The slope of magnetic field B at the center of coil having 100 turns versus the current. अब एक बात, मैंने आपको ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई कॉइल हो तो उसकी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका रेडियस r है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2r. बट व्हाट इफ कि यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स n नंबर ऑफ, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी. तो आप उसको क्या करो, n से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. Yes, sir. So this will be your formula for n number of turns of a circular coil जिसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपको देखनी है. ठीक है. Yes, sir. अब उसने कहा स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब बेटा स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल वर्सेस द करंट मींस आपको क्या निकालना था? B/I. B/I निकालना है. स्लोप जब भी कभी हम निकालते हैं, मान लो कि मैं यहाँ एक ग्राफ बनाऊं कि ये B है और ये यहाँ पर I है, तो B और I का स्लोप मुझे ऐसे ही मिलेगा ना? Yes, sir. ठीक है. एंगल थीटा और स्लोप अगर मुझे निकालना था तो यही B/I इसी तरीके से मिलेगा. तो वो कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके 100 थे. ग्राफ इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला पर एम्पियर. यानी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला पर एम्पियर. यानी B/I की वैल्यू दे रखी है. द रेडियस ऑफ द कॉइल इज, हो गया. ये किसके इक्वल था आपका? μ0 n/2r is equal to 4 pi into 10 to the power -4.
म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n की वैल्यू 100 दे ही रखी है अपॉन 2, r इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये -5 हो गया, r कैलकुलेट हो जाएगा बेटा यहां से। Yes, sir. So your answer is 5 सेंटीमीटर। देखो ये कितना है -4, नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, ऊपर गया तो +4, +4 और +2 कितना हो गया +6, तो ये हो गया 10 टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू r। 5 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, the magnetic field intensity at a distance r from a long straight conductor carrying a steady current varies with r as shown in the figure। अब किसी भी कंडक्टर की बात कर लो, अगर आपने लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करनी है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड r के साथ कैसे वेरी करेगी, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r sin alpha 1 plus sin alpha 2, this is the formula। लेकिन उसने b और r का रिलेशन देखा तो b is inversely proportional to r, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, this is b and this is r। ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the slope of the graph of magnetic field B at a point due to an infinitely long straight current carrying conductor versus the current I flowing through it is 5 into 10 to the power -6 Tesla per ampere। Again B upon I की वैल्यू दे रखी है, so B upon I is 5 into 10 to the power -6 Tesla per ampere। The distance of the point from the conductor is, distance निकालना है यानी r की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। Yes, sir. कैसे निकालोगे, अगर एक इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है तो ये एंगल्स कितने हो जाते हैं बेटा आपके π/2 हो जाते हैं। Yes, sir. मैंने जब इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का केस कराया था तब बेटा आपको ये वाली बात समझाई थी कि इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में अगर ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो जितना आप दूर चलते चले जाओगे ये फाई उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, और इस केस में भी ये फाई उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो एक्सट्रीम केसेस के लिए दिस विल बी π/2 एंड दिस विल आल्सो बी π/2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यही हो गया ना। Yes, sir. अल्फा 1 यानी फाई 1 की वैल्यू अगर आपकी 90 हो तो साइन 90 इज 1, दिस इज आल्सो 1। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो गया, दिस बिकम्स 2 पाई r। अब आपको दिया क्या होगा, उसने b अपॉन i की वैल्यू दे रखी है, तो b अपॉन i कितना है 5 into 10 to the power -6 इक्वल टू, बच क्या गया आपके पास सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। म्यू नॉट की वैल्यू डालें 4 पाई into 10 to the power -7 अपॉन 2 पाई into r, ये कट के यहाँ 2 आ गया, सॉल्व कर लो। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a long straight wire kept horizontally carries current from south to north। अच्छा एक बात, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है which carries current from south to north। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ, एंड इट कैरीज करंट
from south to north. The magnetic field at a point lying to the east of the wire will point. अच्छा एक बात बताएं, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ईस्ट कहां होगा? बोलो बेटा, ईस्ट किस तरफ होगा? कैसे पता लगाओगे ईस्ट कहां होगा? डाउनवर्ड होगा। हाँ देखो जरा, आप एक काम करना सीखो हमेशा, इसका एक तरीका, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट को पॉइंट करेगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा वेस्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ की तरफ देखूं तो मेरा राइट हैंड इधर है, तो ईस्ट इस तरफ होगा, ठीक है, और वेस्ट यहां होगा। तो अब सिंपल सी बात, आप इस वायर को अपने हाथ में पकड़े तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? ऐसे अंदर की तरफ और ई में एंटर करेगी, तो यहां पर क्या बनाएगा? क्रॉस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर एंटर करेगी ना बेटा? यस सर। So your answer will be vertically downwards. हाँ सर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आके ऐसे एंटर करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाला पार्ट क्लियर है? यू हैव 4 ऑप्शंस। अब कोई ये कहेगा टुवर्ड्स द ईस्ट, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो लूप बनाएगा, लूप बना के यहां से ऐसे एंटर करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे एंटर करेगा, तो वो टुवर्ड्स द ईस्ट तो हुआ ही नहीं। वो क्या हुआ? ईस्ट में अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो ईस्ट पे अगर आप खड़े होंगे यहां पर, तो आपको ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी ना? Yes, sir. Yes, So sir. this will be magnetic field vertically downwards. तो जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन उसने दी थी टुवर्ड्स वेस्ट, हो ही नहीं सकता। दूसरा, क्योंकि उसने पूछा ही ईस्ट पे था। दूसरा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये करेक्ट है। वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि ऐसे बाहर निकलना, यानी प्लेन से बाहर आना, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड करंट इस तरफ है और आपका लूप इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे आएगा और ऐसे एंटर करेगा। और चौथा भी रूल्ड आउट हो गया। वापस आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12। ये तो अभी लास्ट क्लास में ही कराया है, आई होप कि इसको कराने की जरूरत नहीं है आज। A current I enters at A in circular loop made of wire of uniform area of cross section and leaves at B shown in the figure. ये क्वेश्चन तो बेटा हमने लास्ट टाइम किया था ना? ये एंगल 120 डिग्री था, यहाँ से कुछ करंट आई आ रहा था और यहाँ से आई लीव कर गया था। तब हमने कहा था कि if I1 moves here and I2 moves in this direction, ठीक है? Yes. ये तो दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है बेटा, क्या Yes, कराया sir. जाए या फिर से कराया जाए? No, sir. ठीक है, अगर नहीं भी किसी को समझ में आता तो पिछली बारी वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, और नहीं तो आप दोबारा बोलोगे, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है बेटा। ओके सर। कराऊं क्या? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बेटा, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 से ही। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। नाउ अगेन ये क्वेश्चन भी आपका पीएमटी में आया हुआ है, सीपीएमटी में। 2 concentric coils of 10 turns each are situated in the same plane.
Their radii are 20 centimeter and 40 centimeters, and they carry 0.2 ampere and 0.3 ampere currents respectively in opposite directions. The magnetic field in Weber per meter square at the center. Simple सी बात है, दो आपके पास कॉइल्स हैं, ठीक है, एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एक का 40 सेंटीमीटर है, ठीक। दोनों कंसेंट्रिक कॉइल्स में एक में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरे में करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अपोज करेगी एक दूसरे को, करेगी ना। बेटा बोलो। Yes, sir. अगर फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें तो वो क्या होगी, B1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स 10 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, और B2 होगा 10 इंटू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, यही होगा ना। Yes, sir. अब एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, B1 माइनस B2। सॉल्व कर लेंगे। बेटा I1 बाय R1 माइनस I2 बाय R2, वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो। इसका आंसर आएगा 5/4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, ठीक है। Yes. पार्ट बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला भी मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में था कि अगर आपको ये एक लूप दे रखा है, आई, और करंट निकालना है यहाँ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपकी सेमी सर्कुलर आर्क है, तो मैंने आपको बताया था इस करंट कैरिंग पार्ट के लिए देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड हियर, क्योंकि एंगल थीटा 0 हो जाएगा। फॉर दिस पार्ट आल्सो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ इसी पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। नाउ दिस इज हाफ द आर्क, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बट क्योंकि ये हाफ है सो दिस बिकम्स 1/2 आल्सो, ठीक है। Yes, sir. तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं आप, आर्क वाले केस में हमारे पास फॉर्मूला ये भी था, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr, था ना। Yes, sir. तो अब थीटा की जगह एंगल कितना डाल सकते हो आप, पाई डाल सकते हो यहाँ पे। Yes, sir. देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, फिर से वही बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप वहां पर ढूंढोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और आपको म्यू नॉट आई अपॉन 4r मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा किस फॉर्म में, उसको इस फॉर्म में। आर्क वाले केसेस में हमने बोला था बेटा फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr, वो थीटा की वैल्यू पाई डाल दी उसने यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 15th क्वेश्चन में। सिमिलरली 16th क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, सेम है।
16th क्वेश्चन का आंसर है बी, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17th, क्वेश्चन नंबर 17th थोड़ा सा अलग है, इसको कर लेते हैं ट्राई। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में उसने आपको ये एक फिगर दी है। अब इस फिगर में उसने कहा ये m है, ये n है, और बेटा ये p है, ये s है, ये o हो गया, ये r है, इस कंडक्टर की लेंथ यहां तक उसने बोली l, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, एंड दिस इज Yes, सम sir. पॉइंट t, और ये आपका रेडियस r। ओके, अब उसने कहा अगर स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है इसमें और सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गिवन टू यू, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O कितना होगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O अगर निकालना है तो ये O कहां होगा, इस लाइन के यानी NP आर्म के बिल्कुल सेंटर में। तो मैं इस MS को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लूं, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड O पे मुझे अगर देखनी है देन दिस विल बी एंगल अल्फा, और F से मुझे देखनी है तो ये भी एंगल अल्फा बनेगा। तो अब ध्यान से देखना, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ MS प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ MN प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PS प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ NTP। चार अलग अलग आर्म्स हैं, इन चारों आर्म्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी ना। Yes, sir. ठीक है, अब बेटा MS एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट अगर मुझे निकालनी है तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, यही था ना। Yes, sir. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, है ना। Yes, sir. तो हो गया, B ऑफ MS की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन, अगर ये L है हमारा और हम डिस्टेंस को अगर यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं L ही मान लूं, ये L दे रखा है उसने मुझे, तो मेरा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको L और इसको भी L मान लूं तो ये हो जाएगा 2 पाई L साइन अल्फा, या जनरल फॉर्मूला में सीधा लगा देता हूं, चलो 4 पाई L साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, क्योंकि सेंटर ले लिया ना हमने, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, सेंटर से ले रहे हैं तो सेंटर का प्रोजेक्शन लिया है ना यहाँ पे, ये पूरा L था तो इतना पार्ट कितना बच जाएगा बेटा, L/2, एंड दिस इज आल्सो L/2, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। Yes, sir. So this will be 2 times of sin alpha, क्योंकि sin alpha 1 plus sin alpha 2, alpha 1 और alpha 2 इक्वल है, तो this will be 2 sin alpha। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L sin alpha। अब sin alpha की वैल्यू निकाल ले, अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज तो हमें पता नहीं है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा,
इफ दिस इज L, दिस इज L/2, ये L, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा ये L/2 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी L²/4, यानी 5L²/4 का अंडर रूट। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. μ0I/2πL into L/2 अपॉन 5L²/4 का अंडर रूट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो एक इस पार्ट का निकल आया। अब इस पार्ट के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली इस वाले पार्ट के लिए ये वाला एंगल तो काम करेगा नहीं, तो इसके लिए यूज करेंगे ये वाला एंगल बीटा। इसको निकालो बीटा की टर्म्स में, तो बीटा की टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या आएगा? μ0I/4π into L अपॉन साइन बीटा या इनटू साइन बीटा, सीधा सीधा, क्योंकि दो तो साइड्स लेनी नहीं है, एक ही साइड से लेना है। अब आपके पास केस क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर में ही है। मैग्नेटिक फील्ड आपने कहां निकालनी है? करंट कैरिंग कंडक्टर के इस पॉइंट पे। ठीक है, सेंटर में नहीं निकाल रहे, तो ये एंगल अब आपका बीटा हो गया। ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, आप यहां निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो दिस विल बी magnetic field Mn will be equal to μ0I/4πL sin बीटा, बल्कि L के बजाय R यूज करेंगे, ये वाला 5L²/4 अंडर रूट। ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी। ठीक है बेटा, Yes, sir. और सर्कुलर आर्क का तो सेंटर में निकाल ही लोगे, इसका तो आसान है। हाँ सर। इसका कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड NTP। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि ये वाला भी तो है कंडक्टर, इसकी भी तो निकलेगी। तो NTP की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? μ0I/2R इंटू 1/2, क्योंकि सेमी सर्कल है, तो फिर से μ0I/4R। ठीक है, तो आपकी Yes, sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर है बेटा आपका इस केस में वो है बी, पार्ट बी। योर आंसर इज बी। ठीक है, Yes. अच्छा ये बताओ, ये 17 क्वेश्चंस जो भी कुछ अभी हमने डिस्कस करे, क्या ये 17 क्वेश्चंस समझ में आए हैं, क्लियर हुए हैं? किसी को कोई डाउट है इनके अंदर? Clear, sir. क्लियर Sir, है? clear. Yes, sir. Yes, sir. तो 18th और 19th, एक 18th भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का है और 19th आपका स्क्वायर लूप का है। तो स्क्वायर लूप भी हमने यहाँ डिस्कस करा और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी हम डिस्कस कर चुके। एंड योर आंसर्स आर, 18th का आंसर है बी और 19th का आंसर है ए। एटीन्थ और 19th एक बार ट्राई करेंगे, हो जाने चाहिए, मुझे पता है हो जाएंगे, नहीं होंगे तो आप दोबारा से पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको टेस्ट तो आपका रिवर्ट कर ही दूंगा और उसके ऊपर देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वैसे नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम साइक्लोट्रॉन और थोड़ा सा आगे चलाएं, उसके बाद आपके टेस्ट सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, Excuse me, sir. या पहले टेस्ट सॉल्यूशंस की बात कर लेना फिर आगे चला लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? बेटा ये चैप्टर जो सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, हाँ मैग्नेटिज्म बिल्कुल थ्योरिटी, उसमें बिल्कुल थ्योरी है, वो थोड़ा टाइम लेगा। बाकी हमारा जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है वो खत्म होने में 1 महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीना तो मतलब 1 महीने के अराउंड ही लगेगा। Okay, sir.
उसके बाद सर एक्चुअली मेरा टेस्ट है सेकंड को, तो ये मैग्नेटिक चैप्टर आ रहा था इसलिए पूछ रही थी मैं। सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पूरा आ रहा है। यस सर। हाँ तो तब तक तो खत्म हो जाएगा बेटा। ओके सर। हाँ तब तक खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादा नहीं बचा हुआ। हमें देखो साइक्लोट्रॉन करना है, ठीक है, टॉर्क और साथ ही साथ गिल्वानोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गिल्वानोमीटर, बस। वैसे साइक्लोट्रॉन अब के हिसाब से देखें तो आपके कोर्स से कट गया है, बट फिर भी मैं कराऊंगा क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल्स की बिहेवियर वाला पार्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो हमें ज्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे साइक्लोट्रॉन और उससे आगे। तब तक बेटा ये जो 2 क्वेश्चंस लास्ट वाले मैंने बोले हैं, एक बार आप सॉल्व जरूर करेंगे इसको, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकें, ठीक है। ओके सर। और बेटा क्या होता है कि लंबी क्लास मतलब अगर मैं जैसे जनरली मैं करता हूँ ये कोशिश कि मैं हर किसी से एक रिवर्ट ले सकूं कि भाई क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, और सबसे नाम भी लेके मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि भाई हमें अपना फ्लो नहीं टूटने देना होता। तो अगर मैं बार बार पूछता रहूंगा तो उससे बेहतर ये है कि आप खुद से बोलें, खुद से इंटरैक्ट करें। मैंने पहले भी बोला था, इंटरैक्शन करते हुए जो क्लास होती है उससे ज्यादा अच्छी क्लास कोई नहीं हो सकती, मजा सिर्फ उसी में आता है। आपको अगर एक छोटी सी भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बोलो ना। अगर मान लो कि इवन अगर मान लो बोर्ड पे आपको कोई चीज लिखी हुई ऐसी दिख रही है कि सर बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए भी बोल दो, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा, तो ये बोलना जरूरी, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।